ठीक है जी, फोन फोन बंद कर दो अपने। ये फोन बड़ा ही खराब करता है क्लासेस को। उसके रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूं। जो जहाज क्रैश हुआ है तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है जो काफी फेमस हो रहा है वर्ड वो। मेडे। मेडे मेडे मेडे। मतलब ये 2 मिनट के अंदर एक वर्ड काफी फेमस हुआ था कि मतलब जब जैसे ही एरोप्लेन क्रैश होने लगा था, क्रैश होने से पहले उसने जो वहां का पायलट थे सभी पायलट्स ने एक इमरजेंसी लैंडिंग भेजी और इमरजेंसी लैंडिंग के अंदर उसने एक वर्ड यूज किया। इस मेडे वर्ड का जो मेन यूज होता है वो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इस सिचुएशन में बचना नामुमकिन है। और 30 सेकंड के अंदर मतलब 0 to 30 सेकंड के अंदर ये जो मैसेज होता है वो मैसेज एटीसी तक पहुंच जाता है। एयर ट्रैफिकल जो इनकी मिलिट्री होती है ना, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसको एटीसी बोलते हैं। उस तक ये मैसेज पहुंच जाता है और जैसे ही वो मैसेज उन तक पहुंचता है तो वो 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी जितनी भी सर्विस है वो सारी की सारी सर्विस भेजे। अगर वो सर्विस भेज दी तो वहां इमरजेंसी के अंदर जो भी नुकसान होने वाला है उसको कवर किया जा सकता है। लेकिन बात यह थी कि वो जहाज अगर नीचे गिरा होता तो इमरजेंसी में भी काम आ सकता था। नीचे गिरने का मतलब कि जैसे वो तीसरी या चौथी बिल्डिंग के ऊपर था तो वहां तक भी इमरजेंसी नहीं पहुंच पा रही थी किसी भी तरीके से। और 2 से 5 मिनट के अंदर ये मैसेज कन्वे हो जाता है और इमरजेंसी हेल्पिंग के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पायलट यूज करते हैं। अगर उनको कोई ऐसा लग रहा है तो वो मेडे 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 3 बार बोलेंगे। 3 बार बोलने का मतलब ये है कि वो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और उस लैंडिंग के लिए जहाज को कहीं ना कहीं उतारना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जहाज की रेस, जैसे आप कहते हैं कि वो रेस ही नहीं पकड़ पा रहा था। जैसे ही वो उड़ा ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद वो क्रैश ही हो गया। मतलब ऐसी सिचुएशन और बड़ी मतलब कि ठीक है वो 1% आप मान लेते हैं, चलो भगवान की जो इच्छा है ऐसे वो समझ लेते हैं इन चीजों को। लेकिन भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम खराब चीजें उड़ाओ या खराब चीजों के ऊपर वो करो किसी तरीके से। देखो मेरा मानना यह है कि जो एक लाइफ मिली है ना वो लॉन्ग टाइम की लाइफ होती है। लॉन्ग टाइम का मतलब ये समझ सकते हैं कि जो इंसान जानवर या जो भी प्रजाति है उसका जन्म हुआ है ना, वो जितनी उसकी एज है ना वो एज अपनी पूरी करते हैं। पूरी जैसे इंसान है 60 साल 70 साल 80 साल जो भी उनकी एज होती है। इन बिटवीन अगर कोई वैसे कोई इंसिडेंस या एक्सीडेंट हो जाता है उसमें आप वो मान सकते हैं कि चलो ठीक है अभी मतलब जो इच्छा थी, जो भगवान की इच्छा थी, जैसे हम कह देते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन 99% चांसेस मुझे ऐसा लगता है मतलब जो हमारी एज होती है वो लंबी होती है। अब इसमें कुछ घटना घट गई, कुछ हो गया तो उस घटना से भगवान का तो कोई लेना देना नहीं किसी तरह से। लेकिन हम अच्छा काम करें तो हम करें, बुरा काम करें तो भगवान करे। तो भगवान कोई बुरा काम करने के लिए रखा हुआ है हमने? एक सोचने वाली बात है। बड़ी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, भगवान तेरे आगे पीछे घूम रहा था तेरे साथ कुछ गलत करने के लिए। ये तो अपनी श्रद्धा है। मतलब किसके साथ क्या हो जाता है, कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, देखो वो सिर्फ और सिर्फ वो क्राइटेरिया क्या है, उस सिचुएशंस क्या है, वो एक्सीडेंट क्या है, इंसिडेंट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां के क्राइटेरिया है। अब उसको हमने टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो हमारी समझ होती है, ना कि इसमें भगवान की समझ होती है। भगवान अपनी जगह है, भगवान सबके साथ है, सबका साथ देते हैं। वो अपनी इच्छा मतलब इच्छा से मतलब भगवान अपना साथ देते हैं। ये नहीं कि मतलब मैं कुछ बुरा काम कर रहा हूं तो भगवान मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भगवान गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ठीक है, अपनी अपनी किस्मत, उस किस्मत के हिसाब से जैसा उनके साथ हुआ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, और उनके लिए जरूर हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब किसी के साथ आगे से कोई ऐसा काम ना हो। तो जितनी भी हमारी मिलिट्री है या फोर्स है या जो गवर्नमेंट है उनको इस सिचुएशंस के ऊपर काम करना चाहिए कि ऐसे ऐसे अगर इंसिडेंट्स होने लगे जो कि 100% सिक्योर माना जाता है अपने आप में, तो अगर वही अगर ब्लास्ट होने लग जाएंगे तो फिर लोग सफर करना वो हो जाएगा, बड़ा टिपिकल हो जाएगा इन चीजों के ऊपर। हाँ जी, ये 3 बार बोला जाता है। मतलब 1 टाइम या सेकंड टाइम में यूज नहीं किया जाता। अगर 3 बार इसको यूज किया गया तो बोला जाएगा कि इमरजेंसी लैंडिंग है या इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई। तो मेडे 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 3 बार यूज किया जाता है। हाँ जी, तो ये था हमारा एक्टिव पैसिव के अंदर हमारे जो सिंपल सेंटेंस थे, जो टेंस के रिगार्डिंग जो सेंटेंस चेंज होने थे वो हमने कर लिए थे। उसके अलावा अब एक्टिव पैसिव के अंदर हमारे पास लेट के इंपेरेटिव और मॉडल्स टेंसेस। पहला है जैसे कि पैसिव टू टेंस, टेंस के रिगार्डिंग चेंज करना, मॉडल्स के रिगार्डिंग चेंज करना।
लेट से चेंज करना, इंपेरेटिव सेंटेंस और इन्फिनिटिव सेंटेंस। ये 5 तरह के सेंटेंस हमारे पास होते हैं एक्टिव पैसिव के अंदर, लेकिन वो ये ज्यादा डीपली जाने की नीड नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर 2 ही पूछे जाते हैं, या तो टेंसेस के रिगार्डिंग, मॉडल के रिगार्डिंग और लेट के रिगार्डिंग, ये ज्यादा कंफर्म किए जाते हैं। और टेंसेस और मॉडल के जो होते हैं वो तो हमने लगभग कर लिए हैं, फिर भी एक बार हम लेट वाले हैं उसकी रिवाइज करेंगे अच्छे से, इसके रूल रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, उसकी चीजों को समझेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। मॉडल्स के रिगार्डिंग, अगर मॉडल्स के रिगार्डिंग हमारे पास एक्टिव पैसिव आ जाते हैं तो उसको किस तरीके से चेंज करना है, वही बात है, चार्ट है, चार्ट को तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, मतलब चार्ट को अगर याद कर लेंगे तो हमारे सारे सेंटेंस चेंज होने लग जाएंगे। अगर मॉडल्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, जैसे एक्टिव के अंदर अगर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो जो मॉडल है ना, वो मॉडल के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मॉडल के साथ बी लगेगा, बी लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखो परमानेंट है, मतलब एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म 101% यूज की जाएगी। ये तो क्लियर है, मतलब चाहे कितना मर्जी हम वो कर लें, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। फिर उसके बाद अगर मॉडल के अंदर कहीं हैव आ रहा है तो हैव के साथ वही बीन लग जाएगा, हैज, हैव, हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऑर्डर वाले होते हैं, कमांड वाले होते हैं, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, कमांड बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाले, ऑर्डर का मतलब जैसे नॉर्मली मैंने बोला ओपन द डोर, अब ओपन द डोर अपने आप में रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ओपन द डोर अपने आप में ऑर्डर भी हो सकता है, ओपन द डोर अपने आप में कमांड भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ओपन द डोर, तो ये आपके लिए क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, या कमांड लगा लीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती। आप आपस में बैठे हो, आज दूसरे को बोल रहे हो ओपन द डोर, तो वो क्या हो सकती है? रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड वाले, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस, और ये वाले जो वर्ड होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट लगा के सेंटेंस को चेंज किया जाता है। जो लेट लगाकर इस सेंटेंस को चेंज करना है, लेट वर्ब की फॉर्म, फिर बी थर्ड फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड टू। इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी सेंटेंस में चेंज करेंगे। लेट लगा के सेंटेंस को चेंज करना है। यू आर ऑर्डर्ड टू का मतलब है कि आपको ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया, यू आर ऑर्डर टू। अगर आपसे एडवाइस दी जाती है तो यू आर एडवाइस टू, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, आपको सजेशन दिया जाता है तो यू आर सजेस्टेड टू, या यू शुड। सजेशन के लिए हम शुड का यूज कर देते हैं, तो इसलिए ये लेट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर इस तरह के अगर हमारे पास कुछ सेंटेंस आ जाते हैं तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होंगे। अब ये सारे हमारे पास जितने भी चार्ट बने हुए हैं 1 to 1 आगे सारे चार्ट बने हुए रूल के अकॉर्डिंग 1 to 1, मतलब जैसे मान लीजिए ये मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है तो ये वाला चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है, ये सारे चार्ट बने हुए, कोई इशू वाली बात नहीं। इसको 1 by 1, इसको चाहे उसको नोट डाउन करने की नीड नहीं है, ये सारे चार्ट आगे क्लियर है, 1 to 1 क्लियर है सर। एक बार हम देख लेते हैं, ये देखिए किसी तरह से भी अगर मॉडल के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है हमारे पास एक्टिव के अंदर, तो वो कैसे चेंज हो जाएगा? मॉडल लगा के बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेंटेंस वही सारा का सारा, मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसमें अगर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, हैव आ गया, हैव के बाद मॉडल, मॉडल हैव, फिर बीन, बीन लगा के सेम टू सेम वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास ये सेंटेंस है, इसको हम चेंज करते हैं। एक एक सेंटेंस प्रॉपर वे में, एक एक रूल्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा क्लियर किया हुआ है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं एक बार इसी को बड़ा करता हूं। हाँ जी, उसे यह कार्य करना चाहिए। हिंदी भी बनी हुई है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी बनी हुई है, तो ये 1 2 3 सेंटेंस हम
चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके आंसर यहां पे दिए हुए, इसको छोटा करके आंसर देखेंगे तो सबसे पहले उसे यह कार्य करना चाहिए, ये सेंटेंस है हमारे पास। ही शुड डू दिस वर्क, हाउ टू चेंज, क्या हो सकता है, दिस वर्क शुड बी डन बाय, हाँ जी, ही शुड डू दिस वर्क। हमारे पास सेंटेंस है, सब्जेक्ट आ गया, मॉडल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम किया गया। अब हमने क्या करना है, अब दिस वर्क जो है वो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये इधर में चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के आगे अंदर आ गया, दिस वर्क। अब उसके बाद फिर वो मॉडल, मॉडल के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो रहा है। दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम, वह एक पुस्तक खरीद सकती है। शी में परचेज अ बुक, ए बुक मे बी परचेज्ड बाय हर, वेरी गुड, वह मेरी मदद कर सकता है। ही कुड हेल्प मी, वेरी गुड, आई कुड बी हेल्प बाय हिम। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम एक बार। इंग्लिश कैन बी रिटन, इंग्लिश, अच्छा, दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम, आ गया ना, दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम। अ बुक में बी परचेज्ड बाय हर, आई कुड बी हेल्प बाय हिम। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल आया, अगर जैसे ही हमारे पास कोई मॉडल आ गया, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो वो मॉडल, और मॉडल के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेम टू सेम एज इट इज। एक वर्ड यूज किया जाता है परचेज, बाय और परचेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय और परचेज? बाय उसके द्वारा और परचेज सीधा परचेज करना, एक सीधा जाके परचेज करना, एक इधर से जाके परचेज करना। हाँ जी, बाय और परचेज दोनों का मतलब खरीदना ही होता है। बी यू बाय, बाय मतलब परचेज करना ही होता है, परचेज का मतलब ही खरीदना ही होता है, दोनों का मतलब खरीदना होता है। लेकिन कौन सा वर्ड कहां पर लगाया जाता है, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होगा, क्लियर है। जो बाय होता है वो चीप और सस्ती चीजें खरीदने के लिए लगाया जाता है। चीप और सस्ती का मतलब क्या? चीप का मतलब सस्ता, सस्ती टिकाऊ, जैसे आप वो बोलते हैं कि कोई सस्ती और टिकाऊ चीज खरीदने के लिए वहां पर हम बाय का यूज करेंगे। जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, नोटबुक, छोटी मोटी सोप, 500, 200, 300, 1000 रुपए वाली जो चीज होगी उसके लिए आप बाय का यूज कर सकते हो। वैसे तो देखो दोनों गलत नहीं है, परचेज भी लगाइए, बाय भी लगाइए, लेकिन मोस्ट ऑफ इस वर्ड को पहचानने का सबसे तरीका ये होता है। जो बाय है वो चीप चीजों के लिए यूज किया जाएगा, चीप थिंग्स के लिए, और जो परचेज होता है वो लग्जीरियस आइटम के लिए यूज किया जाता है। लग्जीरियस आइटम, अभी लग्जीरियस आइटम कौन सी है? जैसे कार, एसी, हवाई जहाज, तो वो क्या चीज, हाँ वही बता रहा हूं एक बार, इसीलिए समझा रहा हूं मैं। परचेज और बाय दोनों अपने आप में आप दोनों भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर जो परचेज का यूज किया जाता है वो लग्जीरियस आइटम के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई परचेज अ पोर्श, वहां पे उसने परचेज बोला, उसने बाय नहीं बोला। मतलब जब कोई लग्जीरियस आइटम हो जाएगी, अपने आप में अच्छी हो जाएगी, पैसे वाली हो जाएगी, वो अपने आप में परचेज में काउंट हो जाएगी, और जो सिंपल हो जाएगी 100, 200, 500, 1000 के लिए वो बाय में काउंट हो जाएगी। अब बात आती है कि यहां पर उसने परचेज का यूज क्यों किया। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी नॉलेजेबल के अंदर यूज की जाती है। अब बुक जो है वो नॉलेजेबल के लिए है, इसलिए उसको हम लग्जीरियस में भी रख सकते हैं, सिंपल में भी रख सकते हैं। कुछ बुक्स हजारों रुपए की आती है, कुछ बुक्स लाखों रुपए की आती है। तो अब ये जो बुक का रेट डिसाइड कर रहा है वो कोई मतलब छोटी मोटी चीज तो नहीं हो सकती, हो सकता है इसने कोई हाई लेवल की बुक परचेज की हो,
तो इसलिए उसने उसके लिए परचेज नोट कर लिया। तो मतलब लग्जरियस आइटम के लिए परचेज और सिंपल आइटम के लिए बाय का यूज कर सकते हैं, तो इसलिए बाय और परचेज। शी मे परचेज अ बुक मे बी परचेज्ड बाय हर, ही कुड हेल्प मी, आई कुड बी हेल्प बाय हिम। कहीं भी मॉडल आ जाएगा तो मॉडल के बाद वही सेंटेंस कैसे चेंज होगा, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी होगा। अब मॉडल के साथ अगर हैव आ जाता है तो बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल हम कर लेते हैं। उसे वह काम करना चाहिए था, ही शुड हैव डन दिस वर्क, बना हुआ है, बाकी फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ही शुड हैव डन दिस वर्क, मॉडल के साथ हैव आया, हैव के बाद 101% वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ये क्लियर है, ये याद रख लेना, हैज, हैव और हैड। अगर ये कहीं आ गया तो उसके बाद 101% वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई तो इसका मतलब ये समझ लो कोई एरर है। हैज, हैव और हैड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हैज और हैड मैंने तीनों एक्सप्लेन किए थे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं। दैट वर्क शुड बी डन बाय हिम, ही शुड हैव डन दैट वर्क। दैट वर्क की ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के अंदर आ गया। क्या हो गया? हाँ जी, ही शुड डन, ही शुड हैव डन दैट वर्क, दैट वर्क की जगह यहां पर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर उसके बाद शुड, शुड के बाद हैव के बाद बीन। ये जितने भी एक्टिव पैसिव से हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो इसके अंदर दो चीजें हमेशा याद रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर अगर कहीं आ गया तो उसके एक्टिव से पैसिव के अंदर बीन लगा के क्लियर हो जाएगा। हैज, हैव, हैड कहीं भी आ गया तो उसके बाद बीन लगा के सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपने एक्टिव टू पैसिव के अंदर दो ही चीजें पहचाननी है, इज, एम, आर, वॉज, वर वाला सेंटेंस आ जाए तो उसके आंसर में बीइंग मिलेगा, BEING, वो उसका आंसर होगा। और हैज, हैव, हैड अगर आ जाए तो उसके आंसर में बीन मिलेगा। तो ये दो ही सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, दोनों सेंटेंस की पहचान ये है। एक्टिव टू पैसिव याद करने का सबसे इजी पैटर्न, बाकी कुछ भी नहीं करना, बाकी सी ठीक है, वो एक रूल रेगुलेशन है, हमें उसको रीड आउट तो देखो करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद लेट वाले सेंटेंस आते हैं जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ऑर्डर वाले या कमांड वाले या सजेशन वाले, एडवाइस वाले, जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, या तो ऑर्डर बोल दी जा सकती है, कमांड बोली जा सकती है। इसको जो पैसिव के अंदर चेंज करेंगे तो ओपन द विंडो, ओपन द विंडो क्या है, ऑर्डर भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है। अब ओपन द विंडो, ओपन द विंडो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो हमें उसको चेंज कैसे करना है, सबसे पहले लेट लगाना है, लेट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद नोट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लग जाएगा, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। जैसे किसने बोला ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, लेट लगाया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट लगाया, ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्लियर है, वो तो रहेगी रहेगी। मतलब जैसे हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, कोई भी सेंटेंस आ जाए वो एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम थर्ड फॉर्म का यूज तो क्लियर है, वो होगा ही होगा। लेट द विंडो बी ओपन, फिर उसके बाद है नोट लगाना है तो नोट लग जाएगा, लेट द विंडो नोट बी ओपन, अगर नोट वाला सेंटेंस आ जाता तो। डोंट ओपन, डोंट ओपन द विंडो मतलब कि विंडो मत खोलो। तो ये विंडो मत खोलो, ये क्या चीज हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है कि कमांड हो सकते हैं? ऑर्डर भी है, कमांड भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, किस इंसान अपनी सिचुएशन कैसी है, हम किसके साथ बात कर रहे हैं। डोंट ओपन द विंडो, लेट द विंडो नॉट बी ओपन। अब इसके अंदर डू कहां गया? डू कहां गया? हाँ जी, डोंट है, डू नॉट या डोंट, नोट का तो यूज हमने कर लिया, डू कहां गया? हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली किसके अंदर यूज हो गई है? बी हमारे पास लगा हुआ है, बी जो है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रही, और डू, और जो डू हो गया, डिड और डू हो गया और डज हो गया, तो जब हम इसको पैसिव में लेकर आते हैं तो डू डज का यूज नहीं करते, उसकी जगह इज, एम, आर या वॉज वर का यूज हो जाता है, तो उसकी जगह बी लग चुका है। पनिश हर, ये क्या है? उसे सजा दो, कमांड, ऑर्डर।
ठीक है, तो सेंटेंस को इस तरीके से पहचानना है, कमांड और ऑर्डर वाले सेंटेंस आ जाएं तो लेट लगा के उस सेंटेंस को इस तरीके से क्लियर करना है। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट हर बी पनिश्ड, उसको सजा दो यानी कि पनिशमेंट मिले। नोट वाले हो गए हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट या प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस, कहीं भी अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज बोला जा रहा है या काइंडली बोला जा रहा है कि काइंडली हेल्प मी, इस तरह से बोला जा रहा है, प्लीज हेल्प मी इस तरह से बोला जा रहा है, या मतलब कभी कभार यह कहते हैं कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। जब इस तरह से वर्ड यूज की जाती है कि हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी के लिए प्लीज वर्ड यूज कर रहे हैं या काइंडली वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस कैसे चेंज होंगे? कहीं भी आपको प्लीज या काइंडली वर्ड लिखा मिलता है तो यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली या प्लीज रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, जो वो एक दूसरे से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होगा, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर सजेशंस या यू आर, मतलब जैसे इस तरह से हम किसी को बोल देते हैं सजेशन दे रहे हैं तो यू आर सजेशन, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो कृपया मेरी मदद करो या करे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज आ गया तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड। फिर वही सेम टू सेम टू लगा के हेल्प मी, हेल्प मी, अब इसको ध्यान से दें, प्लीज या काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी की जगह यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद टू लगा के, और टू के बाद एक चीज और ध्यान दें, हमेशा वर्ब की, ये क्लियर, कहीं भी आपने इसको टू लगा दिया, टू के बाद हमेशा 101% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, मिली या लगी हुई तो वो एरर है। टू के बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, अब ये जो टू होता है ये अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं कि टू लगा के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, मतलब सिंपल सिंपल सेंटेंस है, बस वही बात है, पेपर में आने तो सिंपल ही है, लेकिन कभी जो एक लेवल हो जाता है, जैसे इसका सीजीएल का लेवल हो जाता है या मतलब नेट का लेवल हो जाता है, उसके अंदर ये सेंटेंस 3 गुना हो जाते हैं। एस्टेट का लेवल है, एस्टेट के लेवल के अंदर सिंपल सिंपल सेंटेंस ही वो क्लियर करता है। ये वैसे मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन इसको नीड कर, रिवाइज करने की नीड नहीं है। हाँ जी, ये वाले सेंटेंस इनको चेंज करना है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी स्पीक, जो हमने पीछे लेट वाले सेंटेंस किए हैं, ये सेंटेंस हमने चेंज करने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, तो 3 मिनट का टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 मिनट में ये सेंटेंस क्लियर कर। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे खाने दो, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे कोशिश करने दो, लेट लेट ट्राई, हमें बैठने दो, लेट सिट अस, हमें नाचने दो, लेट डांस अस। पैसिव में चेंज करना है, कोई 2-3 कर सकते हो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, जाओ घर, जाओ घर।
एक बार ऑनलाइन क्लास में किसी पूछा, सर जी थे बागड़ी बोल रहे होगे? आप भी बता, बागड़ी बोल लेगा? हरियाणा में रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, बागड़ी तो कॉमन सी बात है ना। हरियाणा में हरियाणवी, बागड़ी और देश वाली, ये सारी लैंग्वेज चलती है। देश वाली लैंग्वेज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लठमार लैंग्वेज, है ना। काफी अच्छी लैंग्वेज है। हाँ, इधर की तरफ है काफी। कैसे, मतलब किस तरह से रिक्वेस्ट, किस तरह से है? सारा रिक्वेस्ट वाला है। ठीक है, एक मिनट रुको। लेट वाला सेंटेंस है ये। लेट वाला सेंटेंस कैसे चेंज होगा? ये रहा, ये लेट वाला सेंटेंस है। इसको क्या बोलते हैं? जब इस तरह के लेट वाले सेंटेंस आते हैं तो वर्ड के आगे एक्टिव के अंदर लेट लिखा होगा, तो पैसिव में कैसे चेंज हो रहा है? अब एक्टिव के अंदर लेट लिखा हुआ है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है? लेट की जगह लेट ही आ जाएगा। उसे फुटबॉल खेलने दो, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल। और ये इसका आंसर है, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। जो लेट वाला सेंटेंस अगर कहीं लिखा आ जाता है तो वो लेट से ही चेंज हो रहा है। वही बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, जब लेट वाला सेंटेंस आ जाता है। ये वाला लेट वाला सेंटेंस आ जाएगा तो मतलब सेकंड, IND, सेकंड। जैसे वो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस तरह से कुछ बोलते हैं, वो चीज है ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? वही जो सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम, ये लेट वाले सेंटेंस है। क्योंकि एक तो लेट वाला, एक इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड सजेशन वाला सेंटेंस, और एक मॉडल वाला, और एक टेंस वाला। ये चार ही सेंटेंस पेपर के अंदर कंफर्म किए जाते हैं। ज्यादातर जो कंफर्म किए जाते हैं वो लेट वाले ही आते हैं। या तो लेट से लगाकर पूछ लेगा, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर ऑर्डर टू, इस तरह के सेंटेंस पेपर, उसमें लेट नहीं आएगा। ये वाला, ये रहा लेट मी गो। जैसे ही बोला लेट, लेट हिम प्ले फुटबॉल, उसे खेलने दो, लेट मी गो। हाँ जी, अब लेट की जगह लेट आ गया। फिर उसके बाद लेट मी गो, 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 गो क्या है? गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कैस किस में चली जाएगी? थर्ड में चली जाएगी। लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी कहां की? इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। लेट मी गो, अब लेट मी गो है वो तो वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट का है। अगर जब इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, तो ऑब्वियस ही बात है वो बात तो किसी ना किसी पर्सन की कर रहा है। मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो तो वो मेरी बात कर रहा है। अब मेरी बात कर रहा है तो आई की जगह, आई की जगह मी। अब वही सेम टू सेम वही बात कर रहा है, लेट मी गो, लेट मी, नहीं, लेट मी गो ओनली। इसमें कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है नहीं ना किसी तरह से। ठीक है, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट लगा के आपको इस सेंटेंस को सेम टू सेम वही चीज मेंशन कर सकते हो। जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गोन, मुझे उसके द्वारा जाने दिया, लेट मी गोन, क्योंकि मुझे उसके द्वारा जाने दिया, उसने मुझे परमिशन दे दी। अब जैसे एक सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या था? हाँ, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेम टू सेम वही चीज। ठीक है, स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। हाँ जी, लेट मी स्पोकन, मुझे बोलने दो। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिट, सिट, सेट, सेट। हाँ जी, सिट, सेट, सेट। लेट मी डांस, यही होगा ना, लेट मी डांस। अब लेट वाले जो सेंटेंस अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा किसी तरीके से, तो आप सिंपल सीधा जैसे लेट मी स्पोकन, मुझे बोलने दो,
आप सीधा वो बात बोल देते ना, तो लेट लगा के सेम टू सेम ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह के लेट वाले सेंटेंस हो जाते हैं। और अगर बाय चांस इसमें से कुछ आ जाए तो ये इस तरह से चेंज होता है। ये थे लेट वाले सेंटेंस। वाई डिड यू डू दिस, अब कुछ है क्या एग्जाम्पल है 5-7 वो कर लेते हैं। वाई डिड यू डू दिस, 3 ऑप्शन है हमारे पास, तीनों में से क्या आएगा? WH फैमिली वाले वाई है, उसकी जगह वही का वाई की जगह वाई आएगा। फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? वोज वर्ब में चेंज हो जाती है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि वोज वर्ब किसके अंदर आ रहा है? वोज आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो चेंज इनटू वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज तो आएगा नहीं, इसका मतलब वोज वर्ब की बात कर रहा है, इज है तो ये नहीं आएंगे। बाकी क्या बचा? कौन सा वाला? तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव इंटेरोगेटिव है। वाई आ रहा है ना हमारे पास, वाई जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अगर एक्टिव के अंदर वाई पूछा पुट किया गया तो वाई ही आएगा इसका मतलब, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अगर इज एमआर ऑब्जेक्ट में वो जो पहले पूछा जा रहा है तो इज एमआर के हिसाब से आएगा। मतलब एक सिंगल इंटेरोगेटिव होता है, एक डबल इंटेरोगेटिव होता है, दो तरह के। एक बार जो डबल इंटेरोगेटिव होता है वो WH फैमिली होती है, और जो सिंगल इंटेरोगेटिव होता है वो इज एमआर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से कंफर्म किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का जो आंसर होता है वो आप यस या नो में देते हो, और WH फैमिली का आंसर होता है वो आप डिस्क्रिप्शन में देते हो। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि एक्सप्लेन करके, जैसे कि आर यू गोइंग, यस या नो। जब आपसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट किया जा रहा है तो वो सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाता है। सिंगल इंटेरोगेटिव का आंसर हम यस या नो में देते हैं। जब आपसे WH फैमिली वाला क्वेश्चन पुट किया जाता है तो वो डबल इंटेरोगेटिव कहलाता है, और डबल इंटेरोगेटिव का जो आंसर देते हैं वो डिस्क्रिप्शन में देते हैं, एक्सप्लेन में देते हैं। अगर इसमें अब ये पुट किया गया, WH फैमिली वाला पुट किया गया, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया, हमारे पास WH फैमिली वाला यूज हो रहा है। तो WH फैमिली का मतलब कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये चीज हमेशा एक सेंटेंस में याद रखनी ही रखनी होगी। जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव, यानी कि एक्टिव के अंदर क्वेश्चन मार्क आया है तो पैसिव के अंदर 101% क्वेश्चन मार्क आएगा। बस ये देखना कि मतलब वो रूल कैसा क्या काम कर रहा है। रूल का मतलब कि इज आ रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। हमने क्या देखना है? डिड आया वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो इसका मतलब वोज वर्ब फाइंड करना, तो वोज वर्ब इसके अंदर है। Who had seen the elephant? Who had seen the elephant? ऑलरेडी हैड भी आया हुआ है, सीन भी आया हुआ है। हैज हैव हैड आ जाएगा तो उसमें हमने आंसर में बीन को फाइंड करना होगा, BEEN। अब बीन वाला देखना है, इसमें बीन वाला कोई आंसर है? दोनों में बीन वाला आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब अब हमने ये देखना है कि दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। वैसे तो दोनों ही सही लग रहे हैं। नहीं, कौन से वाला? हैड वाला। वेरी गुड। हु जो होता है वो बाय हुम में चेंज हो जाता है। हु चेंज इनटू बाय हुम। हैज हैव हैड आ गया तो हैड, एलिफेंट बीन सीन, इसका आंसर क्या होगा? तीसरे वाला, थर्ड वाला आंसर है। पहले वाले में क्या वोज लिखा हुआ है और बीइंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आंसर नहीं है। सेकंड वाले में हैज लिखा हुआ है तो वो आंसर नहीं है। हैड है तो हैड की जगह हैड फाइंड करेंगे और उसके बाद बीन फाइंड करेंगे। आंसर इज क्लियर। ये इसके रीजंस लिखे हुए हैं नीचे येलो के अंदर। हु विल गाइड यू, हु चेंज इनटू बाय हुम, हु विल गाइड यू। फर्स्ट है, कैसे? विल बी पक्का? हाँ जी, हाँ जी, आपको समझ आ रहा है? लास्ट, आज फर्स्ट डे है। क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है।
हु विल गाइड यू, विल आ गया तो विल के बाद हमने क्या देखना है, बी देखना है। बी देखते ही आंसर क्लियर हो जाएगा। बी किसी के अंदर आ रहा है, ये रहा, विल बी, आंसर इज 1। वाई वो शी स्कोल्ड, कौन से वाला, ये रहा, हु विल गाइड यू। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव टू हु विल बी, हु विल वर्क और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बाय हूम विल ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये रहा इंटरो, हाँ क्वेश्चन मार्क आ गया ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाय हूम विल ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी गाइडेड। वाई वॉज शी स्कोल्डिंग यू, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, डांट फटकार लगाना। वाई वॉज शी स्कोल्डिंग यू, अब स्कोल्डिंग आईएनजी है, आईएनजी मतलब वाला बीन का वो बींग देखना है, बट वही है, हमने इसके साथ साथ हमने ये देखना है, वॉज वर, वॉज आ गया, यू के साथ वर आता है, यू, वाई आर यू बींग स्कोल्डेड बाय, वाई वर यू बींग स्कोल्डेड बाय हर, और वाई हैव तो आएगा नहीं, हैज हैव नहीं आ रहा, तो यानी कि आर भी नहीं आएगा और हैव भी नहीं आएगा, तो बचा हमारे पास क्या, वर वाला सेंटेंस। वाई वर यू बीइंग स्कोल्डेड बाय हर, आंसर देखते हैं इसका, बी। डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, लेट बी, लेट द डोर नॉट बी ओपन, वेरी गुड, सेकंड वाला ये इसका। शट द डोर, सीधा ही आ गया, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, शट शट शट, शटेड नहीं होगा, कई बार लेट, वो शटर को आप जो नीचे ऐसे कर देते हैं, शटर नहीं करते, जैसे डाउन कर देना या बंद कर देना या मंगल कर देना जैसे उस तरह बोलता है मंगल कर लेना, तो शटर को ऐसे शट, शट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड ही शट और थर्ड ही शट, इसकी शट 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 ही है, ईडी नहीं लगेगी इसके साथ। लेट शट द डोर, लेट द डोर बी शट, डू नॉट ओपन द डोर, ये उसका आ गया। लेट नॉट द डोर बी ओपन, सही तो है, एक मिनट, डू नॉट ओपन द डोर, लेट नॉट द डोर बी ओपन, सही तो है, नहीं नहीं ये वाला आएगा, फर्स्ट ही है इसका, फर्स्ट ही तो बोला मैंने, ये रहा, एक मिनट, ये रहा, लेट नॉट द डोर बी ओपन, इसका एक इसका आंसर देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन, डू नॉट ओपन द डोर, यही है ना, और इसका जो आंसर हमारे पास श्योर है, लेट नॉट द डोर बी ओपन। नोट बाद में आएगा, वो तो क्लियर है, नोट पहले नहीं आएगा इसके अंदर, इसमें दिखा रहा है डू नॉट, ये देखो एक्टिव के अंदर डू नॉट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और लेट नॉट बी डोर ओपन, नहीं, ये हमारा आंसर यही है इसका। लेट की जो ये पोजीशन है ना, ये चीज ध्यान रखना, मतलब जो नोट है ना, वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे तो आ ही नहीं सकता, ये क्लियर है। अब थर्ड आ गया, थर्ड के बाद आ सकता है, मतलब पहले और दूसरे नंबर पे नोट आई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उस पे आएगा, जैसे डू नोट, डिड नोट, वो भी क्वेश्चन के अंदर पुट होगा लेकिन आंसर के अंदर नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा ये वाला बनता है, पी वाला। हाँ जी, इसका आंसर बी आएगा। हैड द डॉक्टर एग्जामिन योर ईयर, हैड द डॉक्टर एग्जामिन, अब हैड आ गया इसके अंदर, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हमने सिर्फ हैड देखना है और उसके बाद बीइंग देखना है, बीन, बीन वाला सर्च करना है, बीन। हैड योर ईयर बीन एग्जामिन बाय डॉक्टर, सी, हैड योर ईयर बीन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, द ऑप्शन इज सी। डू नॉट मेक अ नॉइज,
अब वही बात है, नोट वाला आ रहा है, दोनों के अंदर नोट यूज हो रहे हैं ना, तो आंसर अपने को दूसरा या तीसरा दिखाएगा इस आ गया ना, दूसरा या तीसरा आंसर दिखाएगा इसके अंदर, क्योंकि नोट जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। लेट की और नोट की जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर पे रहेगी। अब तीसरे नंबर पे अगर हमारे पास ये आ रहा है तो आंसर इज फर्स्ट। लेट अ नॉइज नोट बी मेड, ओपन द विंडो, let the window be open, let the window be open, waste your precious time, don't waste your precious time। अब तीनों ही आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन सेकंड वाला आंसर इसका क्यों दिखा रहा है, let not your precious time be wasted। नहीं, be wasted, let do not, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, let do not waste your precious time, let not your precious time be wasted। ये चेक करेंगे एक बार, ये कंफर्म करेंगे। सेकंड आ रहा है वैसे इसका आंसर, ये एक बार नोट कर लो, डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, इसको हम चेक करेंगे पूरा, डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। हाँ जी, तो ये लेट वाले अपने कंप्लीट होते हैं, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस सेंटेंस को हम सर्च करेंगे अभी। कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। टूर, ट्रिप, ट्रेवल, वॉक, वांडर, वेंडर, वंडर। हाँ जी, टूर और ट्रिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है? टूर और ट्रिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है? टूर भी यूज करते हैं, ट्रिप भी यूज करते हैं। टूर एक दिन का ये भी सही है, टूर एक दिन का और ट्रिप कई दिन होगी टूर जो होता है वो एक फिक्स डेस्टिनेशन होता है, मतलब जैसे स्कूल वाले अपने को बोल देते थे ना, आज आपका टूर लेके जाएंगे एक दिन के लिए, एक जगह से दूसरी फिक्स डेस्टिनेशन पर आप जाते हो, वो टूर कहलाता है। और जो ट्रिप होती है वो फिक्स नहीं होती, वो कई दिन भी चल सकती है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जैसे चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से शिमला चले गए, शिमला से आगे चले गए, आगे से आगे चले गए। हाँ, वो ट्रिप जो होती है वो फिक्स नहीं कहलाएगी। और जो टूर होता है, इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है टूर, TOUR, टूर नहीं बोलते, टूर, टूर इसकी हाँ जी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है। ट्रैवल, बस में जाना, नहीं नहीं होता तो वो ट्रैवल ही है, चाहे आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, गाड़ी से जाओ, ट्रैवल ही कहलाएगा। हाँ जहां से जाओ प्लेस चेंज करना, ट्रैवलिंग करना, वेरी गुड। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना वो प्लेस चेंज करना कहलाता है, यानी कि ट्रैवलिंग करना कहलाता है। वॉक मतलब चलना। वांडर, वेंडर और वंडर, अब इसके अंदर क्या फर्क है? वांडर, वांडर का मतलब क्या होता है? वांडर घूमना फिरना, वांडर। जैसे कि हम सुन लेते हैं कि ये लड़के सारा दिन गलियों में घूमते रहते हैं, वैसे बोल देते ना, तो सारा दिन गलियों में घूमते रहते हैं, उसके लिए वांडरिंग, वांडरिंग करता, सारा दिन घूमते रहना। वेंडर कौन होते हैं? वेंडर, हाँ फेरी वाले, वेरी गुड। जो फेरी वाले होते हैं उनके लिए वेंडर वर्ड यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हो गली के अंदर मोस्ट ऑफ कोई सब्जी बेचने आता है, कोई प्लास्टिक का सामान सेल करने आता है, कोई और सामान
जैसे घर की जो नेसेसरी का सामान होता है वो सारा गली मोहल्ले के अंदर अपने को मिल जाता है, सेल परचेज करने वाले जो आते हैं गली में वो वेंडर कहलाते हैं, वेंडर। और वंडर हैरान होना, हैरान पूर्वक। और वंडर से रिलेटेड जैसे मैंने एक वर्ड आपको दिया था, वो अब तक उसकी बोलना आया ये वाला वर्ड SUPERCALIFLAGSPIALIDOCIOUS। सुपर मैं बोल तो सकता हाँ जी। वो तो कोई अंग्रेज नहीं लेना नहीं नहीं, आप अंग्रेज बन जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? ऊपर आगे ट्राई करो, जो बच्चा इस वर्ड को बोलेगा स्टूडेंट ऑफ द डे कहलाएगा। ऊपर मैंने बोल सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। तो ये था हमारा आज का वर्ड। इसका मीनिंग होता है फैंटास्टिक। हाँ, फैंटास्टिक ही बोल। ये वर्ड यूज किया गया था 1964 में, एक अमेरिकन फिल्म बनी थी। उस अमेरिकन फिल्म के अंदर एक सिंगर था, उस सिंगर ने अपने उस गाने के अंदर इस वर्ड का यूज किया। और इस वर्ड का मीनिंग होता है जो बात शब्दों से परे हो। शब्दों से परे का मतलब कि आपको बात अच्छी लगी लेकिन आप सुपर या फैंटास्टिक नहीं बोलना चाहते, उसकी जगह ये वर्ड बोल सकते हो, सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। ठीक है जी। वेंडर, वेंडर का मतलब फेरी वाला।